दोस्तों, इस शो पर आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे शहीद आज़म भगत सिंह की। आपको याद होगा, अभी 23 मार्च के दिन उनकी शहादत का दिवस था और देश में कई भागों में बहुत सारे संगठनों ने उनको बहुत आदर से, स्नेह से याद किया, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी। इसी के साथ पंजाब में अभी जो पार्टी जीत कर आई है, आप पार्टी, जो अन्ना आंदोलन की उपज है, उसके सदस्यों ने, उसके मुख्यमंत्री जो पंजाब के बने हैं, उन्होंने भी घोषित किया कि सरदार भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह ये पंजाब के आइकन रहेंगे और उन्हीं के गांव में जाकर शपथ विधि किया गया। ये बहुत एक आनंद का विषय है। पर क्या हम केवल प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि उनको देंगे या उनके सिद्धांतों को भी याद करने की कोशिश करेंगे? ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आज जिस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल को भड़काया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तीव्र किया जा रहा है, उस समय पर फिर से भगत सिंह की याद आती है, क्योंकि उन्होंने अपने कई लेखों में इस बात का उल्लेख किया कि जो राजनीति में जब धर्म आता है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और उनका ये स्पष्ट कहना था कि धर्म को राजनीति से पूरा दूर रखा जाना चाहिए। खैर, आज उसके विरोध में चलकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर से हिंदू धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है, जो शहीद आज़म भगत सिंह के सिद्धांतों के पूरा विरोध में था। पहले हम समझ लें कि आज ज़्यादातर लोग उनको आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पर जहाँ तक उनके मूल्य हैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। तो थोड़ा उनके जीवन को भी देख लें कि शहीद आज़म भगत सिंह ने 23 साल 8 महीने की उम्र पर फांसी के फंदे को चूम लिया और देश के सामने प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बने। एक इतना छोटी उम्र का नौजवान, इतना बड़ा विचारक, इतना बड़ा क्रांतिकारी, एक देश के लिए इतना बड़ा बलिदान देने वाला व्यक्ति कैसे बना, ये प्रक्रिया को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो आपको ये बता दूं कि भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब भी उनके 2 चाचा जेल में थे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए, और वो उसी दिन छूट कर आए जिस दिन इनका जन्म हुआ। ये भी एक कोइंसिडेंस है और ये भी कहा जाता है कि इसी के कारण एक भगत सिंह को एक अलग तरीके से भी देखा जाना चाहिए। खैर, जब ये बड़े हुए तो सबसे पहले इनके दिमाग में जो एक छवि आई, जो एक इमेज आया, वो था जलियांवाला बाग का। अब जलियांवाला बाग में इतना बड़ा नरसंहार अंग्रेज़ों ने किया था जनरल डायर के नेतृत्व में, ये भी देश के लिए एक बहुत गहरे सदमे का विषय था। और भगत सिंह जैसे बड़े हुए, उन्होंने प्रण किया कि मैं जलियांवाले बाग की शहादत को, लोगों की शहादत को ख़राब नहीं होने दूंगा, उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो जलियांवाला बाग गए और स्मृति के तौर पर वो वहाँ की मिट्टी को उठाकर लाए, जो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी। उनका बहुत रुझान था पढ़ाई लिखाई में, समाज के मुद्दों पर, और वो छोटी उम्र से ही बातें करते थे कि देश आज़ाद कैसे होगा, देश की विचारधारा कैसे चले थी, इसके बारे में उनके बहुत गहरे सोच थे। उनकी पढ़ने की रुचि के बारे में मैं एक अंत की बात पहले बता दूं। जब उनको फांसी की सज़ा हुई तो फांसी की सज़ा के दिन जब उनकी फांसी का वक्त हुआ तो जेलर आए और इनको कहा, चलो भगत, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। उस समय भगत सिंह ने कहा, मुझे 5-7 मिनट और दीजिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। और ये किताब एक क्रांतिकारी व्लादिमीर इलीच लेनिन की लिखी हुई है, जो देश में क्रांति के बारे में लिखी हुई है। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से संवाद कर रहा है। मेरा यह संवाद पूरा हो जाने दीजिए, मुझे किताब पूरी पढ़ने दीजिए, 5-10 मिनट बाद मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो ये उनकी किताबों की रुचि थी।
दूसरा, किताबों की रुचि, ज्ञान और सबसे गहरी सोच का ये भी आपको उदाहरण बता दूं कि जब वो लाहौर की जेल में थे फांसी की सज़ा के पहले, तो उन्होंने लाहौर के जेलर के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी। परेशानी क्या थी कि उन्होंने जेल की ज़्यादातर किताबों को तो चाट लिया, पढ़ लिया और जेलर को निवेदन किया कि मुझे ये किताब ला के दीजिए, ये वहाँ की लाइब्रेरी में होगी, ये वहाँ की लाइब्रेरी में होगी। तो जेलर एक बड़ी उदारता से उनको किताबें ला कर देते थे जो वो लगातार पढ़ते थे। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, पर उसके पढ़ने में, सोचने में, समझने में, सामाजिक प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ये हमारे लिए एक आदर्श विषय है, ख़ास तौर से उस समय में जबकि आजकल किताबों का प्रचलन बहुत कम हो रहा है और हम केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ये उस समय में बड़ी एक रोचक बात है। खैर, भगत सिंह जैसे बड़े हुए, उन्होंने पहले ये समझ लें कि बाकी क्रांतिकारियों में उनका स्थान इतना विशेष क्यों है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जानते होंगे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। पर भगत सिंह का स्थान इसमें एक विशेष स्थान है, क्योंकि वो इनके विचारों में बहुत गहरे थे और वो अपने ग्रुप के लिए एक सिद्धांतकार के रूप में, जिसको पूरी जानकारी थी विचारों की, उसके रूप में भी अपने ग्रुप के लिए वो काम करते थे। और उनकी जो विचारधारा थी, इसके आधार पर उनका समाज में, खुद के ग्रुप में भी बहुत महत्व था। और आज पूरा देश सभी क्रांतिकारियों से ऊपर, सभी क्रांतिकारी आदर के योग्य हैं, पर भगत सिंह में एक विशेष बात थी कि उनकी जो राजनीतिक समझ थी, सामाजिक चेतना थी, वो बहुत गहराई की थी। उन्होंने समाज के सभी मुद्दों पर लिखना चालू किया। अखबारों में लिखते थे, किसानों की समस्याओं पर, मजदूरों की समस्याओं पर, दलितों की समस्याओं पर, छुआछूत की समस्याओं पर, धर्म के नाम के अंधविश्वास के बारे में, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बहुत गहराई से चिंतन किया, सोच किया और इसी आधार पे उनकी समझ बढ़ती रही। और उस समय भी क्रांतिकारियों के दो प्रकार के ग्रुप थे। एक ग्रुप तो वो थे जो महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर, जो शुरू में क्रांतिकारी थे, बाद में तो खैर वो अंग्रेज़ों के चाटुकार बन गए। ये लोग अभिनव भारत, ये माज़िनी जो इटली का था, उसके विचारों से प्रभावित थे। और माज़िनी के जो विचार थे वो ज़्यादातर फाशीवादी समाज की तरफ ले जाते थे। तो ये एक जो सावरकर प्रवाह था, वो उस प्रकार के विचारों को मानता था। और बाकी जो ज़्यादातर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्रांति के लिए काम किया, कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, अपने सिद्धांतों पर मृत्यु तक अड़े रहे, वो ज़्यादातर क्रांतिकारी ये वामपंथी विचारों से जुड़े हुए थे। उस समय आपको बता दूं, पूरी दुनिया में रशियन क्रांति, मजदूर क्रांति, जिसने ज़ारशाही की तानाशाही को उठाकर फेंक दिया, मजदूरों का राज लाने की दिशा में पहला कदम उठाया। खैर, बाद में जो हुआ उस पर मैं नहीं जाता। उससे पूरी दुनिया प्रभावित थी और ये क्रांतिकारी भी उनसे प्रभावित थे। तो भगत सिंह इसी के चलते वामपंथी बने और उन्होंने धर्म के बारे में गहरा चिंतन करके उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो भारत में भी नास्तिकता की एक बहुत बड़ी परंपरा है। चारवाक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और पेरियार, भगत सिंह, ये उसी प्रवाह में आते हैं। भगत सिंह की ज़्यादा समस्या ये थी कि लोग अंधविश्वास के आधार पर धर्म के पीछे चलते हैं, धर्मगुरु उनको अपनी लपेट में ले आते हैं और उससे समाज पिछड़ता जाता है। वो वैज्ञानिक सोच के भी बहुत बड़े हिमायती थे। तो खैर, इसी के चलते उन्होंने ये जो ग्रुप ज्वाइन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पहले आर्मी था, बाद में एसोसिएशन बन गया। तो उसमें उन्होंने शिरकत की और इसके नेता का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने अपने तर्क देकर इस संगठन का नाम बदलवाया
और इस संगठन के नाम में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। यानी उस समय समाजवाद का जो भी मतलब हो, आज हम एक मोटा मतलब ले सकते हैं कि समाज के आम लोग, मजदूर, किसान, बेरोज़गार, इनकी समस्याओं पर ध्यान देना, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देना, पीपल्स वेलफेयर, लोगों का कल्याण हो, इस विचार पर चलना, ये मोटे तौर पर आज समाजवाद की बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से समाजवाद की विचारधारा आई, किस प्रकार से बदलाव हुए, किस प्रकार से इसने समाज की नीतियों को वेलफेयरिज्म यानी राज्य सत्ता का काम अपनी प्रजा को, अपने नागरिकों को एक प्रकार का वेलफेयर देना, मूलभूत सुविधाएं देना, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। ये सोशलिज्म के प्रभाव से इस प्रकार के विचार सभी समाज में, सभी सरकारों में आने लग गए। तो खैर, भगत सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन भारत में आया और उस समय साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए। इसी एक आंदोलन में लाहौर में लाला लाजपत राय एक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे और उस पर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ने लाठियां बरसाई। लाला जी को सिर पर चोट आई, उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, बाद में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय ये क्रांतिकारी लोगों ने सोचा, उनकी बहुत पीड़ा थी, बहुत गुस्सा था, विरोध था कि कैसे अंग्रेज सत्ता हमारे एक लीडर को, एक भारतीय को इस बेरहमी से, नृशंसता से, क्रूरता से मार सकती है। हम इसका बदला लेंगे। ये उनकी शुरुआती राजनीति थी। परिपक्वता की तरफ जाने के पहले तो उनके ग्रुप ने बदला लेने की सोची और लाला लाजपत राय के जो मर्डरर थे स्कॉट, पुलिस ऑफिसर स्कॉट, उसके मारने की योजना बनाई गई। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारी शामिल थे। अब गलती से हुआ यूँ कि स्कॉट के बदले सॉन्डर्स मारा गया और सॉन्डर्स के मारे जाने के बाद इन क्रांतिकारियों पर पूरी तौर से ब्रिटिश सरकार एक शिकंजा कसने की कोशिश करने लग गई। पर भगत सिंह उस समय एक ब्रिटिश नौजवान का वेश बनाकर एक पत्नी जो उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तो एक उनकी सहकारी को अपनी पत्नी के रूप में और एक बच्चा साथ में लेकर वो पुलिस की आंखों के सामने रेल में बैठकर वहाँ से कलकत्ता निकल आए। तो बहुत दिनों तक खैर वो पुलिस से बचते रहे, पर बाद में उनकी खुद की राजनीति उनको पुलिस तक ले आई। हुआ क्या, इनके ग्रुप में चर्चा होती रही कि हमारी बात लोगों तक कैसी पहुंचाई जाए। कभी कभी मुझे कल्पना आती है कि जैसे उस समय आम लोगों की बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती थी ब्रिटिश मीडिया द्वारा, ब्रिटिश कंट्रोल मीडिया द्वारा, आज भी वही हाल है। आम लोगों की समस्याएं इस प्रकार के गोदी मीडिया द्वारा समाज तक नहीं पहुंचती। तो खैर, क्या किया जाए। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा कि हम बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में बॉम्ब डालेंगे। अब बॉम्ब के बारे में बात करने के पहले ये बता दूं कि ये बॉम्ब का जो बारे में उनके ग्रुप में चर्चा हुई और भगत सिंह के साथी भगवती चरण वोरा ने उनके बातों का निचोड़ फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन, इस नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कहा क्रांति का वास्तविक मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन। क्रांति केवल बम से और गोलियों से नहीं होती। क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है समाज को बराबरी की तरफ ले जाना। तो खैर, ये अलग बात रही, क्योंकि ज़्यादातर भगत सिंह को गोली से, बम से जोड़ा जाता है। बाद में तो उन्होंने अपने पिता को भी सलाह दी कि आप राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाइए और गांधी जी के रास्ते पर चलिए। खैर, तो उन्होंने जब असेंबली में बॉम्ब डाला तो निश्चित रूप से ये किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं था। ये एक ऐसा बॉम्ब था जो आवाज़ करेगा पर किसी को मारेगा नहीं, धुआं निकालेगा, आवाज़ करेगा। तो उन्होंने असेंबली में बॉम्ब भी ऐसी जगह पे डाला जहाँ कोई व्यक्ति नहीं था
किसी को चोट नहीं आई, केवल ज़ोर से आवाज़ आई। तो इसलिए उनकी जो विचारधारा थी कि बहरों को सुनाने के लिए कभी कभी धमाका करना पड़ता है, उसके चलते उन्होंने ये किया। उसके पीछे उनकी वास्तविक योजना थी कि जब हम पकड़े जाएंगे, अदालत में बयान देंगे, तो अदालत में बयान के माध्यम से हम अपनी पूरी विचारधारा को समाज के सामने रखेंगे। ये उनका एक मोटे तौर पे विचार था। तो खैर, बम फेंक कर वो वहीं खड़े रहे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाला। देश में थोड़ी हलचल हुई, पर जेल में जाने के बाद इन्होंने जो वहाँ परिस्थिति देखी, ख़ास तौर से ये परिस्थिति देखी कि कैदियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार के विरोध में ये सब क्रांतिकारी ये हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए। और ये वैसी भूख हड़ताल नहीं थी जो हमारे अन्ना हज़ारे जी ने की थी, स्टील के गिलास में पानी पी पी कर। ये वास्तव में स्टील के गिलास में क्या था वो तो खैर वही जाने, और उनके पीछे के जो ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने बाद में इसका पूरा संचालन किया, वही जाने, वो तो हम जानते नहीं। पर इनकी जेल में रहकर हालत बहुत ख़राब हुई। और यहीं एक बात का जवाब दे दूँ, ऐसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कांग्रेस का कौन सा लीडर भगत सिंह को मिलने गया था, जैसे कि प्रधानमंत्री की विचारधारा के संगठन आरएसएस वाले या हिंदू महासभा वाले तो भगत सिंह के लिए प्रदर्शन कर रहे होंगे। अरे वो तो खामोश रहे, उन्होंने शब्द मुंह से चूं तक नहीं निकाला जब भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो केवल ब्रिटिशों की हाँ में हाँ मिलाते थे। खैर, नेहरू उनको मिलने गए और ये साथ ही साथ उनके भूख हड़ताल की खबर पूरे देश में फैली और उस भूख हड़ताल की खबर से देश के लोगों में जागृति पैदा होने लग गई। भगत सिंह और उनके साथी हीरो के रूप में समाज में सामने आने लग गए। उनके एक साथी की मृत्यु भी हो गई। 60 दिन बाद, करीब 60 दिन बाद उन्होंने वो भूख हड़ताल छोड़ दी और इस रास्ते पर आ गए। अब जब जेल में उनकी पेशी हुई तो उन्होंने एक के बाद एक अंग्रेज़ सरकार का भारत में शासन कैसे गैर कानूनी है, ब्रिटिश शासन कैसे यहाँ के भारतीयों पर अत्याचार कर रहा है, ये कैसे यहाँ गरीब किसान और मज़दूरों का शोषण कर रहा है, ये उन्होंने लगातार सिलसिलेवार किया। और क्योंकि वो कोर्ट में बयान दे रहे थे, उस समय तक लोकप्रिय हो रहे थे, ये बातें आम लोगों तक पहुंचती गई, जिससे न केवल भगत सिंह लोकप्रिय हुए, साथ ही साथ पूरे देश में एक चेतना भी बढ़ती गई आज़ादी के आंदोलन के लिए जाने की। तो खैर, मजिस्ट्रेट ने उनको 2 बातों के लिए सज़ा दी। पहला तो सॉन्डर्स की मृत्यु में इन्वॉल्व होने के लिए उनको फांसी की सज़ा हुई। दूसरा, असेंबली में बॉम्ब डालने के लिए उनको आजीवन कारावास हुआ। उन्होंने हंसी खुशी इस बात को स्वीकार किया। अब इसके बीच में उन पर दबाव आने लग गया कि आप अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लो। उनके पिता किशन सिंह ने तो अंग्रेज़ों को पत्र तक लिखा कि मेरे बेटे की फांसी की सज़ा माफ़ होनी चाहिए, मेरे बेटे की फांसी की सज़ा माफ़ होनी चाहिए। जब भगत सिंह को ये बात पता चली और पिताजी जब उनको मिलने आए थे तो उन पर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने इस प्रकार का काम किया है, किसी और ने किया होता तो मैं उसे मेरे प्रति धोखा समझता। खैर, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से हैं, 5 बार माफ़ी मांगी, छूट कर आए, अंग्रेज़ों की पेंशन पे पले और आज उनका बहुत गुणगान हो रहा है। और एक तरफ भगत सिंह हैं जिन्होंने माफ़ी मांगने से न केवल इनकार किया, साथ ही ये कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ और अंग्रेज़ सरकार मुझे फांसी देने के बदले गोलियों से भून डाले, वही मेरी इच्छा है। तो खैर, जेल में रहकर उनकी, अब जब हम रचनाओं को देखें, जेल में रहकर वो लगातार पढ़ते रहे और अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बहुत लिखा और 24 अभी दूसरी बात को यहाँ ले लूँ, कई बार कहा जाता है कि गांधी ने भगत सिंह के लिए कुछ नहीं किया। तो 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देने का दिन था। उसके पहले गांधी इरविन चर्चा चल रही थी और गांधी इरविन चर्चा जब चल रही थी तो गांधी ने लॉर्ड इरविन को कहा
कि भाई भगत सिंह की सज़ा को माफ़ कर देना चाहिए, फांसी उनको नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम इसको पोस्टपोन कर दीजिए, मुलतवी कर दीजिए, ताकि इस पे और सोच विचार हो सके। 18 मार्च को महात्मा गांधी ने उनको पत्र भी लिखा, लॉर्ड इरविन को। ये गांधी की संकलित रचनाओं में है। फिर 22 मार्च को एक और लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने क्लियरली कहा, मैं भगत सिंह के रास्ते से जो उन्होंने अपनाया सॉन्डर्स के मर्डर के लिए, उसमें मैं बिल्कुल असहमत हूँ। फिर भी ये एक देश के लिए, एक आज़ादी के लिए देशभक्त लोग हैं, ये इन्होंने पर्सनल स्वार्थ से नहीं किया, इसलिए इनकी फांसी की सज़ा को माफ़ करना चाहिए और इनको आजीवन कारावास देना चाहिए या दूसरी हल्की सज़ा देनी चाहिए। अब लोग, कुछ संगठन हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, उन्होंने अफवाह फैला दी है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, पर महात्मा गांधी की संकलित रचनाओं में ये बात है। और लॉर्ड इरविन भी अपने जगह जगह लिखते हैं कि मेरे पर दबाव था। गांधी ने जब मुझसे कहा, मैंने इस बात को सीरियसली लिया कि इस पर सोचना चाहिए। मैंने अपनी सरकार से भी पूछा, सरकार ने इसको मना कर दिया। सरकार यानी जो लंदन में उनके बॉसेस बैठे थे। और दूसरी बात ये कि पंजाब में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, पंजाब के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जब उनको पता चला कि महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को धमकी दी कि अगर आपने भगत सिंह की सज़ा को माफ़ किया तो हम पूरा इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि भगत सिंह एक उस व्यक्ति के मर्डर में इन्वॉल्व है, उस हत्या में उसका हाथ था जो हमारा एक साथी था। तो खैर लॉर्ड इरविन इससे भी डर गए और उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में इस बात को कहा कि जब गांधी ने मुझसे कहा, मैंने इसको बहुत सीरियसली सोचा, पर मेरी मजबूरियों के कारण मैं इस सज़ा को माफ़ नहीं कर सका। अब 24 मार्च को फांसी की सज़ा देने वाली थी। उसके एक दिन पहले ही उनको ये सज़ा 23 मार्च की शाम को दे दी गई, क्योंकि जेल के बाहर लोगों का प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। लोग जेल के बाहर आते थे और भगत सिंह की रिहाई की मांग करते थे। इससे डरकर सरकार ने एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दी। और जब फांसी के पहले का वाक़या भी बहुत सुनने लायक है। जेलर ने भगत सिंह को पूछा, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो तीनों क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कहा, हमारी एक दरख्वास्त है कि फांसी देने के पहले जो काला कपड़ा, टोपी आप सिर पे लगाते हैं, जिसको फांसी देना रहता है, वो हम पे मत लगाइए। हम बिना डरे जाएंगे। और दूसरा, हम फांसी का फंदा खुद अपने गले में डालेंगे। ये उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश दी, जो उनकी ख्वाहिश को पूरा किया गया। तो खैर, अब सवाल ये है कि हम ये ज़रा देखें कि उनकी राजनीति क्या थी। वो क्रांतिकारी गुट से थे, पर वो इस निष्कर्ष पर आ गए थे। उन्होंने अपने पिता किशन सिंह को बाद में कहा कि आप कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होइए, आज़ादी के आंदोलन में शामिल होइए, और जनरल यानी महात्मा गांधी की बात को पूरी तौर से मानिए, वही आज़ादी को दिलाने का रास्ता है। एक और झूठ फैल रहा है। अभी वो नाथूराम गोडसे पर फिल्म आई, उसका एक क्लिप है जिसमें नाथूराम गोडसे कहता है कि मैं गांधी से बहुत नाराज़ था, क्योंकि गांधी ने, और देखो भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा होने वाली थी, उसके बाद एक तो फांसी को उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उसके बाद उन्होंने विरोध किया कांग्रेस का कि आप भगत सिंह के समर्थन में प्रस्ताव मत डालो। जब मैंने इसका अध्ययन किया, मैं हैरान रह गया कि झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। भगत सिंह की मृत्यु के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव खुद ड्राफ्ट किया था कि हम कांग्रेस पार्टी भगत सिंह के रास्ते से सहमत नहीं है, पर उसकी देशभक्ति को हम सलाम करते हैं। इसी देशभक्ति के कारण हमारा देश एक आज इस प्रकार के जोश में है। ये रिजोल्यूशन महात्मा गांधी ने ड्राफ्ट किया, और ये झूठ बोलने वाला उनका हत्यारा कह रहा है कि गांधी के विरोध के बावजूद ये प्रस्ताव पास हुआ। क्या कहा जाए इनको। दूसरा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ भगत सिंह के कुछ लेखों के बारे में। एक लेख में वो
जाति व्यवस्था का बहुत आलोचना करते हैं, छुआछूत की बहुत आलोचना करते हैं और कहते हैं ये कैसा समाज है जिसमें कोई अछूत है, कोई निम्न जाति का है, कोई ऊंच जाति का है। जातियों में हम सब बराबर होना चाहिए। इसलिए याद दिला दूं कि इनकी मृत्यु के बाद न आरएसएस ने, न हिंदू महासभा ने कोई प्रस्ताव पास किया, न उनमें से किसी लीडर ने कोई बयान दिया, पर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार, इन दोनों ने अपने पत्रों में लंबे लेख लिखकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने उनके बारे में लिखकर उनको श्रद्धांजलि दी। उनका दूसरा लेख है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। अब सांप्रदायिक दंगों के बारे में आप जानते हैं, उस समय तक एक तरफ मुस्लिम लीग हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रही थी, हिंदू महासभा आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही थी, जो प्रक्रिया आज बहुत तेज़ी से चल रही है। उसके कारण दंगे होने लग गए। तो भगत सिंह इस पर लिखते हैं कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, इसी से हम अपने वास्तविक उद्देश्य, मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, नवयुवकों की ज़रूरतें, इसके बारे में हम सोच सकेंगे और ये जो गलत रास्ते पर ये राजनीति आई है उसका हम पूरा विरोध करें। तो भगत सिंह न केवल नास्तिक थे, वो उनका एक निजी मामला था, पर धर्म के बारे में भी उनकी राय ये थी कि धर्म जो, उसमें अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, तार्किक सोच होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है, आज जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो भी भगत सिंह का नाम लेते हैं। अब छलावा करने के लिए, आइकन खड़ा करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यही है कि सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करना, जो आज बहुत खतरनाक रूप ले रही है, सांप्रदायिक राजनीति खतरनाक रूप ले रही है, इसका विरोध करना ये भगत सिंह को दी जाने वाली श्रद्धांजलियों में एक मुख्य श्रद्धांजलि होगी। दूसरा, वो कहते थे समाज में गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी दूर होना चाहिए। अंग्रेज़ों के शासन में कुछ लोग, अंग्रेज़ तो हमारा लूट कर रहे हैं, पर बाद में भी ऐसी व्यवस्था आना चाहिए जिसमें गरीबी अमीरी में भेद कम होना चाहिए, मज़दूरों को उनके अधिकार मिलना चाहिए, किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं ऐसे लोग सत्ता में हैं जिनके चलते कुछ लोग दिन दूने रात चौगुने अमीर हो रहे हैं। कुछ परिवार हैं, कुछ अमीर पैसा लेकर भाग रहे हैं और आम लोगों की आर्थिक परिस्थिति पहले से गिरती जा रही है। ये इसलिए है कि भगत सिंह के सिद्धांतों के उलट आज धर्म का नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते समय मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम धर्म को राजनीति से दूर रखें, अपने निजी जीवन में हम अपने धर्म का पालन करें और राजनीतिक जीवन में सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर सामाजिक आंदोलन, सामाजिक ज़रूरतों के लिए अपनी बातों को चलाएं, और मेरे ख्याल से यही शहीद आज़म भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको गहराई से सोचिए, इसके बारे में, इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।